हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 25 नीति निर्माण की संस्थाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 25 नीति निर्माण की संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग। नीति निर्माण की संस्थाओं से तात्पर्य उन संस्थाओं से है जो लोक कल्याण एवं देश के विकास हेतु नीतियों का निर्माण करते हैं। जैसे भारतीय संसद देश की सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था है। नीति निर्माण की संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, राज्य की एक ऐसी संस्था जो सरकार द्वारा बनाई गई कानूनों के माध्यम से निर्गृहीतकारी शक्तियों के साथ समाज व्यवस्था की सार्वभौमिक बाहरी परिस्थितियों में कार्य करती है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नीति निर्माण की निम्नलिखित व्यवस्थाएं हो सकती हैं। फर्स्ट है, जनतांत्रिक सरकारों में नागरिकों द्वारा वास्तविक चुनाव द्वारा अपने सर्वोच्च नीति निर्माताओं का चुनाव किया जाता है। चुनाव का सच आगामी नीति निर्धारकों के लिए इस नियम को लागू कर देता है कि नीति निर्धारण में नागरिकों की इच्छा का अत्यधिक महत्व है। जनतंत्र में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा सहित बहुमत के शासन पर आधारित नीति निर्माण प्रणाली की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है, एक दलीय शासन व्यवस्था में राज्य का अधिनायकत्व रखता है। इसमें नीति प्रक्रिया के तहत गतिविधियों की एक श्रृंखला होती है जिन्हें ध्येयों का निर्धारण, कार्यवाही करना तथा लागू करना जैसे श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, ध्येयों के निर्धारण के बिना सरकार प्रभावी नहीं रह सकती। इस व्यवस्था में विचारधारा, सामाजिक आवश्यकताएं तथा विकासात्मक दबावों की ध्येयों के निर्धारण के प्रमुख आधार हैं। इसके अतिरिक्त ध्येयों के निर्धारण के अन्य आधारों में जनता एवं राज्य की आवश्यकताओं के प्रति नेताओं का दृष्टिकोण, नेताओं एवं जनता के बीच जटिल अन्योन्य क्रिया आदि शामिल रहते हैं। नीति निर्माण संस्था की प्रकृति। नीति निर्माण संस्था की प्रकृति विकासशील और विकसित देशों में अलग अलग होती है। इसका विवरण निम्न है। विकासशील देशों में नीति निर्माण। ड्रोर के अनुसार विकासशील राज्यों में नीति निर्धारण के प्रमुख प्रकृति निम्न प्रकार है। फर्स्ट है, अनुवांशिकता, विरासत तथा शासक उच्च वर्गों के कार्य पैटर्न नीति निर्धारण प्रक्रिया के लक्षणों को आकार प्रदान करते हैं। सेकंड पॉइंट है, पुनर्निवेश प्रणाली तथा कार्यविधि बहुत कमजोर होती है। थर्ड पॉइंट है, नीतिगत रणनीति का निर्णय सजगता से नहीं होता। लोक नीति निर्धारण की अभिजातीय रणनीति प्राय कम सुरक्षा एवं अपेक्षाकृत अधिक खतरों से भरपूर होती है। फोर्थ पॉइंट है, मूल्यों की प्राथमिकता तय करना तथा कार्यकारी ध्येय भली प्रकार परिभाषित होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, नीति के विकल्पों की गहन खोज की जाती है। विकसित देशों में नीति निर्धारण। ड्रॉर के अनुसार विकसित राज्यों में नीति निर्धारण की प्रमुख प्रकृति निम्न प्रकार है। किसके अनुसार? ड्रॉर के अनुसार। फर्स्ट पॉइंट है, पुनः निवेश का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत इंतजामों का अभाव रहता है। कुछ मामलों में केवल परख एवं दोष विधि लागू की जाती है। सामान्य रूप से अध्ययन नाम मात्र का तथा धीमा हो रहता है। सेकंड पॉइंट है, नीति के विभिन्न साधारण गुण धर्मों की खोज तथा इन्हें विकसित करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं प्रतीत होती। थर्ड पॉइंट है, निहित अंतिम सीमा तक हासिल की गई ऊंचाई संकरी हुए है और निकटवर्ती समस्याओं तथा उनसे प्राप्त परिणामों को मद्देनजर रखते हुए ही तय की गई है। फोर्थ पॉइंट है, लक्षणों तार्किक विलक्षण तार्किक अवयव द्वारा महत्वपूर्ण व आश्चर्यजनक भूमिका
अदा की जाती है। नीति निर्माण संस्था के प्रकार। नीति निर्माण संस्था के निम्नलिखित दो प्रकार है, सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्था। सरकारी संस्था लोक नीतियों का निर्धारण वास्तव में नीति निर्धारण के निकाय करते हैं, जो प्राय सरकारी संस्था एवं संस्थाएं होती हैं। सरकारी निकाय एवं संस्थाएं होती है। सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंगों कार्यपालिका यानी कि राजनीतिक एवं स्थायी दोनों, विधायिका एवं न्यायपालिका नीति निर्धारण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नीति निर्धारण करने में उनकी क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीति निर्माण में सरकारी संस्थाओं के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक कार्यपालिका। भारत तथा भारत जैसे संगठनात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में मंत्रिमंडल सरकारी गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित लगभग सभी लोक नीति का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना कोई भी नीति प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता है। मंत्रिमंडल ही सभी प्रकार के विधानों के लिए उत्तरदायी होता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है, जिसका जो प्रधान क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार नीति निर्माण में प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड पॉइंट है प्रशासन तंत्र की भूमिका। वैसे तो प्रशासन का प्रमुख कार्य लोक नीतियों को लागू करना है, लेकिन आधुनिक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन तंत्र की धारणा न केवल नीति क्रियान्वयन की है बल्कि नीति निर्माण की भी है। ये नीति निर्माण वाली संस्थाओं को नीति प्रस्ताव तैयार करने, नीति संबंधी सुझाव देने, नीतियों को उपनीतियों में बदलना, वर्तमान नीतियों के संदर्भ में संशोधन के सुझाव देना तथा विभिन्न विकल्पों व समाधान के लिए अनुशंसाएं करता है। थर्ड पॉइंट है विधायिका की भूमिका। भारत में लोक नीति के निर्माण में विधानमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि नीतियों एवं प्रस्तावों की शुरुआत कार्यपालिका की ओर से होती है, लेकिन इस प्रस्तावों पर विश्लेषण व चर्चा विधानमंडल द्वारा की जाती है एवं इसकी स्वीकृति मिलने पर ही किसी नीति को क्रियान्वित किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है न्यायपालिका की भूमिका। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य कार्यपालिका की नीतियों को वैधता प्रदान करना है। संविधान के रक्षक के रूप में न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि वैधानिक, प्रशासनिक व कार्यकारी कार्यवाहियों द्वारा इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। न्यायपालिका यह भी सुनिश्चित करती है कि नीतियों का निर्धारण इस प्रकार से हो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों में टकराव न हो। न्यायपालिका कभी कभी सरकार की नीतियों को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर सरकार को कुछ दिशा निर्देश जारी करती है, जिस पर अमल करना सरकार को बाध्यकारी होता है। गैर सरकारी संस्था। गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका को निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट है सामाजिक आंदोलन की भूमिका। सामाजिक आंदोलन सामाजिक संरचनाओं की वह उपज है जो नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। सामाजिक आंदोलन जो कि उनके सदस्यों के संगठित हितों तथा दृष्टिकोणों के द्वारा सामने आते हैं, नीति निर्माताओं को बनाई गई नीति में परिवर्तन करने अथवा नई नीतियां बनाने के लिए बाध्य करते हैं। सेकंड पॉइंट है जनमत की भूमिका। विवेक और निस्वार्थ भावना के रूप में आधारित उस विचार समष्टि को जिसका लक्ष्य है किसी जाति या वर्ग विशेष का हित नहीं प्रयुक्त संपूर्ण समाज का कल्याण हो, उसे जनमत कहा जाता है। जनमत उस एक दृष्टिकोण या कई अन्य अनुसरित दृष्टिकोणों का संयोग होता है जिसका लोग काफ़ी संख्या में समर्थन करते हैं। साधारणतः लोकमत जनता के प्रभावशाली बहुमत का मत है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि लोकमत बहुमत का ही मत हो। लोक नीतियों के निर्माण में लोकमत की भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रहती है। सरकार और राजनीतिक दलों को उन्हीं नीतियों के निर्माण में पहल करनी पड़ती है जो प्रबुद्ध
लोकमत चाहता है। जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में धीरे धीरे प्रबुद्ध लोकमत का उदय हो रहा है। लोकमत को ध्यान में रखते हुए नई लोक नीतियों के निर्माण हेतु दबाव बनाए रखा जाता है। जनसंचार माध्यम की भूमिका। जनसंचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्में, रेडियो तथा टेलीविजन एक जगह से अधिकांश जनता तक संचरण की सरल बताते हैं, संचरण को सरल बनाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो संचार है, जो संचार का माध्यम है, जनसंचार का माध्यम कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्में, रेडियो तथा टेलीविजन एक जगह से अधिकांश जनता तक संचरण को क्या करते हैं? सरल बनाते हैं। लोक नीति को प्रभावित करने, जन चेतना बढ़ाने तथा समाज में परिवर्तन लाने वाले साधन के रूप में जनसंचार माध्यमों की भूमिका कई तरह से उपयोगी है। दबाव एवं हित समूह की भूमिका। दबाव एवं हित समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे संगठित समूह से है जो सरकारी निर्णयों को बिना अपने सदस्यों को औपचारिक रूप से सरकारी एजेंसियों में शामिल करते हुए प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यह समूह राजनीतिक दलों में भिन्न होते हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य उन लोक नीतियों के प्रतिपादन को प्रभावित करना होता है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके हितों को प्रभावित करती है। लोक नीति निर्माण प्रक्रिया में उसके प्रभाव का स्तर उसके संगठन एवं संचालन के स्तर पर निर्भर करता है। राजनीतिक प्रक्रिया में प्रभावशाली होता है तथा नीति निर्माण को प्रभावित कर पाता है। नीति निर्माण में बाधाएं। लोक नीति निर्माण में संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक नीति के निर्धारण की प्रकृति विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक देश की प्राथमिकताएं लोक नीति निर्माण की प्रकृति में बाधाएं उत्पन्न करती है। इसकी लोक नीति की निम्नलिखित बाधाएं हैं। फर्स्ट है सामाजिक आर्थिक। सरकार की लोक नीतियों को लागू करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। किसी भी लोक नीति निर्माण कार्य करने के लिए बजट निर्धारित किया जाता है। इसकी कमी के कारण लोक नीतियाँ बाधित होती है। अगर वित्त नहीं होगा तो लोक नीति जो निर्धारण है वो नहीं हो पाएगा। सेकंड है राजनीतिक। लोक नीति का निर्धारण सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। जो राजनीतिक दल विपक्ष में होते हैं वे लोक नीतियों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। अनेक बार सरकार को विपक्षी दलों के विरोध और दबाव के कारण प्रस्तावित नीतियों को वापस लेना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है संस्थानिक और सांस्कृतिक। अनेक एजेंसियां भी लोक नीति निर्माण को प्रभावित करती हैं। लोक नीति में अंतर्राष्ट्रीय संधि आदि के कारण किसी देश को उसी के अनुरूप अपनी नीतियां बनानी पड़ती है। लोक नीति निर्माण में जन समूह की धार्मिक आस्थाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। नीति विश्लेषण पॉलिसी एनालिसिस। नीति विश्लेषण नीतियों में सुधार करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नीति संबंधी प्रासंगिक सूचनाओं के निर्माण एवं रूपांतरण के लिए छानबीन एवं तर्क वितर्क करने के अनेक उपाय करता है। फर्स्ट है नीति विश्लेषण का कार्यक्षेत्र तथा तरीके आंशिक तौर पर भावनात्मक हैं और लोक नीतियों के उद्देश्य एवं परिणामों के बारे में सूचनाओं का निर्माण करने संबंधी उद्देश्यों को लेकर चलते हैं। सेकंड पॉइंट है नीति विश्लेषण उन प्रश्नों का जवाब प्रस्तुत करता है जो प्रयोजन मूलक, मूल्यांकन मूलक एवं समर्थन मूलक होते हैं। थर्ड पॉइंट है नीति विश्लेषण नीति प्रक्रिया के लिए अथवा उसके अंतर्गत ज्ञान का सृजन करने की प्रक्रिया की दृष्टि से इसका सामान्य होता है कि यह समूचे इतिहास में विशिष्टतापूर्ण ज्ञान को विकसित तथा लागू करने के प्रयासों के तमाम प्रतिबिंबों को अपने में शामिल कर लेता है। फोर्थ पॉइंट है नीति विश्लेषण सार्वजनिक समस्याओं के समाधानों के स्पष्टीकरण, मूल्यांकन एवं पैरवी के लिए तर्क तथा सबूत का प्रयोग करता है। यह प्रयोग सिद्ध नियमितताओं की व्याख्या से संबंधित परंपरागत शास्त्रीय चिंताओं से न केवल अनेक
शास्त्रों के विवरण एवं उपायों को एकबद्ध एवं रूपांतरित करने की मांग करके, बल्कि ऐसी नीति प्रासंगिक सूचनाओं का निर्माण करके आगे निकल जाता है जिनका उपयोग विशिष्ट राजनीतिक विन्यासों की समस्याओं के हल में किया जा सके। नीति विश्लेषकों से 3 प्रकार के प्रश्नों के बारे में सूचना एवं तर्कसंगत दलीलें प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। फर्स्ट है मूल्यों को प्राप्त किया जाना। इसका परीक्षण करता है कि कोई समस्या हल को पाई है या नहीं। सेकंड है तथ्यों की मौजूदगी मूल्यों की प्राप्ति को सीमित या विस्तृत करने का काम कर सकती है। थर्ड पॉइंट है कार्यवाहियों के माध्यम से ही मूल्यों की प्राप्ति एवं समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नीति निर्माण के अध्ययन के लिए नीति विश्लेषक 3 भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है पर्योस सिद्ध, सेकंड है मूल्यांकन मूलक और थर्ड है मानकीय। पैटर्टन व साविकी के अनुसार नीति विश्लेषण क्रियान्वयन के लिए वैकल्पिक नीतियों, कार्यनीतियों का तकनीकी मूल्यांकन और आर्थिक व्यवहार्यता तथा राजनीतिक व्यवहार्यता और नीति अंगीकरण के परिणाम है। किसने कहा है? पैटर्टन व साविकी ने। नीति विश्लेषण के प्रकार नीति विश्लेषण के निम्नलिखित प्रकार है। अनुभविक, मूल्यांकीय या मानकीय नीति विश्लेषण। अनुभविक दृष्टिकोण पिछली नीतियों की व्याख्या पर आधारित है। इस दृष्टिकोण का संबंध निश्चित लोकनीतियों के कारणों और प्रभावों के विश्लेषण करने व मुख्य रूप से समस्या के लिए समाधान का उत्तर देने के प्रयासों से है। वहीं नीति विश्लेषण का मूल्यांकन दृष्टिकोण कार्यक्रम मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह नीति विकल्प का महत्व या मूल्य निर्धारित करता है, जबकि मानकीय नीति विश्लेषण का संबंध मुख्यतः निश्चित समस्याओं के लिए कार्यवाही की भावी योजना की सिफारिश करने से है। इस प्रकार नीति विश्लेषण हेतु 3 प्रश्न उपस्थित होते हैं जिनके लिए उपरोक्त नीति विश्लेषणों का प्रयोग होता है। फर्स्ट है समस्या के लिए क्या हुआ, अनुभविक नीति विश्लेषण है। सेकंड है क्या नीति के उद्देश्य पूरे किए गए थे, मूल्यांकीय नीति विश्लेषण है। और थर्ड है कार्यवाही का भावी तरीका क्या होगा, मानकीय नीति विश्लेषण है। पूर्वव्यापी प्रत्याशित नीति विश्लेषण। पूर्वव्यापी नीति विश्लेषण का संबंध पिछली नीतियों के ऐतिहासिक विश्लेषण और व्याख्या से है। इस प्रकार का नीति विश्लेषण विचाराधीन समस्या पर ऐतिहासिक नीति अनुसंधान के प्रमुख पहलुओं की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। साथ ही सर्वव्यापी नीति विश्लेषण उस सूचना को उत्पन्न करता है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्णय कार्य के लिए उपयोगी है। भविष्य सूचक आदेशात्मक वर्णनात्मक नीति विश्लेषण। आदेशात्मक विश्लेषण ऐसी कार्यवाहियों की सिफारिश करता है जिनसे विशेष परिणाम निकलता है। जब नीति विश्लेषण समस्या के समाधान के स्वरूप के बारे में निश्चित नहीं होता या विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ चुनने का क्रमादेशित तरीका नहीं है, तब वे आदेशात्मक नीति विश्लेषण हेतु विकल्प चुन सकते हैं या नीति निर्माता की मनोवृत्ति, वरीयताएं और विश्वास विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन को प्रभावित करते हैं। नीति विश्लेषण की प्रक्रिया। पैटर्टन व साविकी के अनुसार नीति विश्लेषण में निम्न 6 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। फर्स्ट है समस्या का सत्यापन, परिभाषा और ब्यौरा। यह सभी सोपानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है क्योंकि बहुत बार समस्या विश्लेषण के उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते और कुछ मामलों में उद्देश्य परस्पर विरोधी होते हैं, अतः उद्देश्य का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नीति विश्लेषणकर्ता को यह जानना आवश्यक है कि क्या विश्लेषण हेतु समस्या पर पहले ही उपलब्ध आंकड़े पर्याप्त है या अधिक आंकड़े एकत्र करना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है मूल्यांकन मानदंड स्थापित करना, विकल्पों में आंकलन।
तुलना और चयन करने के लिए सुसंगत मूल्यांकन मानदंड स्थापित किए जाने चाहिए। यहाँ लागत, लाभ, प्रभाविकता, दक्षता, प्रशासनिक सुविधा, वैधता और राजनीतिक स्वीकार्यता पर विचार करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वैकल्पिक नीतियों की पहचान करना। मूल्यांकन मानदंड स्थापित होने के बाद वैकल्पिक नीतियों की पहचान की जाती है या उनमें से सर्वश्रेष्ठ इष्टतम का चयन किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है वैकल्पिक नीतियों का मूल्यांकन करना। इस अवस्था में मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि प्रत्येक संभव वैकल्पिक नीतियाँ पहले से स्थापित मानदंड के लिए उपयोगी हो सकती है। मूल्यांकन हेतु परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों विश्लेषण किए जाने चाहिए ताकि मूल्यांकन व्यापक व प्रभाविकता अधिक हो। फिफ्थ पॉइंट है वैकल्पिक नीतियों का प्रदर्शन और उनमें अंतर स्पष्ट करना। सभी वैकल्पिक नीतियों का प्रदर्शन एवं उनमें अंतर स्पष्ट किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि नीति प्रदर्शन किस स्तर तक परिमाणात्मक व गुणात्मक रहा। इसके पश्चात सर्वश्रेष्ठ नीति को क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है क्रियान्वित नीति का मॉनिटरिंग। क्रियान्वित नीति की मॉनिटरिंग यह तय करती है कि क्या समस्या का समाधान समुचित रूप से हुआ और क्या चुनी हुई नीति उचित ढंग से क्रियान्वित की जा रही है ताकि समय रहते अपेक्षित सुधार कर नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अतः नीति विश्लेषण समस्या पहचान से लेकर क्रियान्वित नीति के पर्यवेक्षण परिणाम से संबंधित है। नीति विश्लेषण नीति निर्माताओं को व्यवहारिक और सुविचारित नीति विकल्पों तक पहुंचाने में सहायता करता है। नीति क्रियान्वयन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। नीति प्रक्रिया में क्रियान्वयन अवस्था का संबंध नीतिगत लक्ष्यों को मूर्त रूप प्रदान करना है। प्रेसमैन और विल्डओस्की के अनुसार नीति क्रियान्वयन लक्ष्यों के निर्धारण और उन्हें प्राप्त करने हेतु आयोजित कार्यों के बीच अंतःकरण की प्रक्रिया है मानते हैं। रिप्लेव फ्रैंक के अनुसार क्रियान्वयन उन गतिविधियों का समुच्चय है जो सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों व कार्यक्रमों के अनुसार आयोजित की जाती है। अतः क्रियान्वयन से आज से सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को मूर्त रूप देना है। नीति क्रियान्वयन की अवधारणा। क्रियान्वयन की अवधारणा को 3 प्रकार से स्पष्ट किया गया है। फर्स्ट है जहां नीति रुकती है वहां से क्रियान्वयन प्रारंभ होता है। सेकंड है नीति निर्माण की प्रारंभिक अवस्था और कार्यक्रमों के सृजन क्रियान्वयन प्रक्रिया हेतु अलग आगत यानी इनपुट बनता है। थर्ड पॉइंट है क्रियान्वयन को नीति लागू करने की प्रक्रिया के रूप में देखना। नीति निर्माण का नीति की स्वीकृति के बाद अंत नहीं होता बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। इसी संदर्भ में एंडरसन कहते हैं कि नीति बनाई जा रही है जैसे यह लागू की जा रही है। क्या लागू की जा रही है? जैसे नीति बनाई जा रही है। किसने कहा है? एंडरसन ने। अतः नीति क्रियान्वयन की प्रकृति के संबंध में एक राय नहीं बल्कि सभी इस बात पर बल देते हैं कि नीति निर्माण केवल अकेला कार्य न होकर नीति निर्माण के चरण का अभिन्न हिस्सा है जिसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। कैसे? फर्स्ट नीति निर्माण में, सेकंड नीति क्रियान्वयन में, थर्ड मूल्यांकन में, फोर्थ निरस्तता में, फिफ्थ समापन में और सिक्स्थ रखरखाव में। नीति क्रियान्वयन की समस्याएं। नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों का क्रियान्वयन पूरे उत्साह एवं प्रतिबद्धता के साथ संपन्न होना चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं के हितों का टकराव केवल निर्धारण के चरण तक ही सीमित नहीं होता बल्कि क्रियान्वयन की प्रत्येक स्थिति में भी जारी रहता है। इसी कारण क्रियान्वयन निश्चित लक्ष्यों से भटक सकता है। नीति क्रियान्वयन की समस्याएं निम्न है। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? फर्स्ट, नीतियों के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी समस्या के अंतर्गत राजनीतिक दबाव का सामना करने तथा नीतिगत लक्ष्यों पर अडिग
रहने के लिए अभिकर्ताओं को पर्याप्त शक्तियों की आवश्यकता शामिल है। इसलिए अभिकर्ताओं को अपने कार्यभारों के निष्पादन हेतु पर्याप्त स्वायत्तता एवं लोच प्रदान करना आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है नीतियों के क्रियान्वयन में दूसरी कठिनाई नौकरशाही में नीति पर अमल हेतु आवश्यक पर्याप्त व्यावसायिक दक्षता का अभाव है। नौकरशाही के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को रखा जाना चाहिए, जो अपर्याप्त चयन नीतियों के कारण संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में बृहद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उन्हें पर्याप्त रूप से निपुण बनाया जा सके। थर्ड पॉइंट है लोक नीति के क्रियान्वयन में कार्मिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्रोतों की कमी भी महत्वपूर्ण समस्या है। अपर्याप्त स्टाफ, विशेषज्ञों एवं निपुणता का अभाव, कोष की कमी आदि नीति के विधिवत क्रियान्वयन में बाधक बनते हैं। फोर्थ पॉइंट है कभी एक समस्या यह भी आती है कि परिलक्षित गुटों से अपेक्षित प्रतिक्रिया न हो। जनता की भागीदारी में कमी आने से सामान्यतः क्रियान्वयन निष्क्रिय हो जाता है। अगर जनता भाग ही नहीं लेगी तो वो नीतियाँ किस काम आएगी, जिससे वो क्रियान्वयन उसका कार्य निष्क्रिय हो जाता है। नीति क्रियान्वयन की अन्य समस्याएं कौन सी है? नीति क्रियान्वयन की अन्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। नीतिगत समस्याएं। फर्स्ट पॉइंट है नीति विवरण। नीति विवरण में अस्पष्ट व परस्पर विरोधी शर्त होने से क्रियान्वयन में समस्या पैदा हो जाती है, जिससे फील्ड स्तर पर क्रियान्वयनकर्ताओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वे या तो स्वविवेक का प्रयोग करते हैं या उच्च स्तर पर वापस भेज देते हैं, जिसका क्रियान्वयन में समय, लागत तथा प्रभावशीलता पर असर पड़ता है। सेकंड पॉइंट है अंतर्विरोध। उपखंडों में विरोधाभास और अन्य नीतियां जो विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही है के साथ अंतर्विरोध समस्या पैदा करता है। सहायक सेवाओं की कमी। फर्स्ट पॉइंट है इसका नीतियों के परिपालन के लिए सहायक सेवाओं की कमी के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सेकंड है विभागाध्यक्ष कितना ही बुद्धिमान व अपने आप में पर्याप्त हो, लेकिन वह अकेले ही नीतियों का क्रियान्वयन नहीं कर सकता जब तक उसे आवश्यक सहायता प्राप्त न हो। थर्ड पॉइंट है प्राय फील्ड स्तर की प्रशासनिक एजेंसियों में स्टाफ कार्मिकों को कमी एक बड़ी समस्या है। फोर्थ पॉइंट है प्रशासनिक एजेंसियों के पास प्राय पर्याप्त वित्तीय व बुनियादी ढांचे की कमियां देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है समान स्तरीय कार्मिकों को मुख्यालय व अपने उच्चाधिकारियों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता। फिफ्थ पॉइंट है समन्वय व सहयोग का अभाव। क्रियान्वयनकर्ताओं पर दबाव। फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों, विधायकों, दबाव समूहों, मंत्री, नागरिक समाज आदि नीति को अपने पक्ष में करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, जिससे क्रियान्वयन प्रक्रिया बाधित होती है। सेकंड पॉइंट है सत्ता परिवर्तन होने के बाद नीतियों में किए गए परिवर्तन भी क्रियान्वयन प्रक्रिया को बाधित करते हैं। थर्ड पॉइंट है न्यायिक सक्रियता के भारी दबाव के कारण लोक प्रशासन को कार्य करना पड़ता है और कभी कभी तो नीतियों में अपेक्षित परिवर्तन भी करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है अति सक्रिय मीडिया द्वारा प्रशासन के कार्यों का पुनरीक्षण करने पर क्रियान्वयन पर भारी दबाव रहता है। निष्पादन क्रियान्वयन के कारण समस्याएं। लोक सेवकों का कार्य नीतियों का पालन करना है। जब अधिकारी अपने कार्यों को प्रतिबद्ध तरीके से नहीं करते एवं उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होता है तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता। निष्पादकों की निम्न समस्याएं क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। फर्स्ट है जवाबदेही का अभाव, सेकंड है पहल शक्ति का अभाव, थर्ड है जनहित की अपेक्षा स्वहित की प्राथमिकता, फोर्थ है भ्रष्टाचार, घूसखोरी, पक्षपात आदि, फिफ्थ है अभिप्रेरणा का अभाव और सिक्स्थ है टीम भावना की कमी आदि।
नीति क्रियान्वयन की सफलता हेतु आवश्यक शर्तें। क्रियान्वयन, फर्स्ट पॉइंट है इसका, क्रियान्वयन की विषय वस्तु को ठीक तरह से समझना, अच्छी योजना करना, स्पष्ट उपबंधों का होना। सेकंड पॉइंट है पर्याप्त वित्तीय और कार्मिक संसाधनों की व्यवस्था करना। थर्ड पॉइंट है नीतियों के संबंध में लागू किए जाने वाले नियम एवं समान व सुस्पष्ट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है सुस्थापित आज्ञा पालन व प्रशासनिक नियंत्रण पद्धति की मौजूदगी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है प्रशासनिक इकाइयों के बीच उच्च स्तरीय संचार व समन्वय की व्यवस्था होनी चाहिए। और सिक्स पॉइंट है जन भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। नीति क्रियान्वयन के तत्व। नीति क्रियान्वयन में वे कार्यवाहियों और प्रक्रियाएं सम्मिलित किए जाते हैं जिन्हें सार्वजनिक और निजी अभिकरणों और समूहों द्वारा नीति में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। नीति क्रियान्वयन हेतु निम्न तत्व आवश्यक है। कौन से? फर्स्ट है नीति क्रियान्वित करने हेतु पर्याप्त कार्मिक और वित्तीय संसाधन। सेकंड है वांछित नीति लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक क्षमता। थर्ड है नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु राजनीतिक तथा न्यायिक समर्थन सरकार के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अंग। किसी भी नीति की सफलता या सफल क्रियान्वयन निवेशों, निगमों व परिणामों पर निर्भर होता है। यह निवेश से तात्पर्य वित्त संसाधनों से है, वहीं निगम क्रियान्वयनकर्ताओं द्वारा किए गए निर्णय को निरूपित करता है एवं परिणाम से तात्पर्य नीति द्वारा प्रभावित किए जाने वाले लक्ष्य समूह की प्रभाविकता से है। नीति मूल्यांकन, पॉलिसी इवोल्यूशन। नीति प्रक्रिया काफ़ी लंबी व जटिल होती है जिसमें नीतियों के लिए समस्याओं और मुद्दों की पहचान, विकल्पों की रूपरेखा, विकल्पों का विश्लेषण व तुलना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना एवं क्रियान्वयन करना आदि शामिल होता है। इस क्रम में नीति मूल्यांकन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्यांकन प्रभाव और दक्षता पर बल, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और स्थिरता के साथ अधिक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक प्रयास है। नीति मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जो नीति के महत्व को आकलित कर इस स्थिति की विशेष संदर्भ एवं राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तियों पर विचार करती है। उदाहरण हेतु मूल्यांकन द्वारा उन सीमाओं का पता किया जा सकता है जिस सीमा तक नीति के लक्ष्यों को उससे जुड़ी कठिनाइयों के अतिरिक्त प्राप्त किया जा सकता है। नीति निर्माताओं के लिए नीति मूल्यांकन नीति समस्याओं, नीति की प्रभाविकता व अवगत होकर व समस्याओं को समाप्त करने का उपाय है ताकि विशिष्ट नीतियों को प्रभाविकता में सुधार हो सके। इस प्रकार नीति मूल्यांकन द्वारा नीति निर्माण में जोखिम के काम किए जाते हैं व प्रशासनिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया जाता है। अतः नीति मूल्यांकन नीतिगत सफलता हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जो विभिन्न मुद्दों की पहचान करने तथा विभिन्न विकल्पों में से इष्टतम चुनने के साथ ही शुरू हो जाता है। नीति मूल्यांकन मापदंड। नीति मूल्यांकन मापदंड। नीति मूल्यांकन का सरलतम मापदंड यह देखना है कि किस सीमा तक निर्धारित लक्ष्य सफल हो रहा है। इस प्रकार मूल्यांकन का मानदंड उद्देश्यों के बीच माध्यम या लक्ष्यों के संबंध पर ध्यान केंद्रित करना। नीति मूल्यांकन मापदंड इस प्रकार है। फर्स्ट है समानता, साम्य। समानता से यहाँ तात्पर्य यह है कि नीति लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में कितनी समर्थ रही और असमानताओं को कम करने में नीतियों का परिणाम कितना हुआ। साम्य का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्षता के साथ देखना है। सेकंड है दक्षता।
दक्षता का संबंध लागत की लाभ के अनुसार माप से होता है। दूसरे शब्दों में यह सृजित निर्णय आउटपुट की राशि व निर्देशित संसाधनों के संदर्भ में उनकी गुणवत्ता है, और अर्थात नीति मूल्यांकन में दक्षता के अंतर्गत नीति का लाभ के अनुसार लागत का अध्ययन होता है। थर्ड है प्रभाविकता। प्रभाविकता का संबंध लोक नीतियों से प्राप्त लाभों से है। इसका संबंध उस सीमा से है जिस तक योजनाबद्ध, निर्गम, प्रत्याशित प्रभाव व अभिप्रेरित प्रभाव यानी कि उद्देश्य से उत्पन्न किए जा रहे हैं या प्राप्त हुए हैं। प्रभाविकता का आंकलन करना कोई सरल कार्य नहीं, क्योंकि प्रभाव की मात्रा निर्धारित करना व आंकलन करना कठिन होता है। उदाहरण: शिक्षा नीतियों, पर्यावरण संबंधी नीतियों, स्वास्थ्य नीतियों का परिमाणात्मक प्रभाव की मापना संभव प्रतीत नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है पैरेटो की आशावादिता। पैरेटो की आशावादिता के अनुसार ऐसी नीति वांछनीय है जो किसी अन्य को हानि पहुंचाकर बिना एक या अनेक व्यक्तियों को बेहतर बनाती है। पर्याप्तता से तात्पर्य है कि निर्धारित स्तर पर परिणाम आवश्यकताओं या मूल्यों की तुष्ट करता है या नहीं। नीति की पर्याप्तता आशय नीति और उस समस्या के बीच संबंध से है जिसका समाधान किया गया है। परंतु पर्याप्तता आकलन भी कोई आसान कार्य नहीं, क्योंकि पर्याप्तता के स्तर का निर्धारण करना संभव नहीं प्रतीत होता है। मूल्यांकन का लाभ: इससे प्राप्त किए गए आंकड़ों को निम्न रूपों में उपयोग किए जा सकते हैं। फर्स्ट है अच्छी नीति निर्माण में, सेकंड है प्रशासन में जवाबदेहिता निर्धारण में, थर्ड है निष्पादन मूल्यांकन में, फोर्थ है प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में, फिफ्थ है इसके द्वारा प्रशासन में व्याप्त कमियों को देखकर दूर किया जा सकता है, जैसे भ्रष्टाचार, संचार की कमी आदि। 6 पॉइंट है लाभार्थियों के लाभ का आंकलन। 7 पॉइंट है नीति के बारे में व्यापक स्तर पर लोगों के प्रत्युत्तर, जिससे नीतियों की कमियों का आंकलन होता है जो आगामी नीतियों हेतु आधार का कार्य करते हैं। 8 पॉइंट है लोगों का सरकार व प्रशासन के प्रति दृष्टिकोण का पता चलता है। नीति मूल्यांकन के अभिकरण: विशेषज्ञ अभिकरणों द्वारा मूल्यांकन, आंतरिक इकाइयों द्वारा मूल्यांकन, विधायी समितियों द्वारा मूल्यांकन, विशेष समितियों द्वारा मूल्यांकन। विशेषज्ञ अभिकरणों द्वारा मूल्यांकन: नीति मूल्यांकन अत्यधिक दुष्कर कार्य है, अतः इस हेतु विशेषज्ञों की राय व अध्ययन अति कारगर साबित हो सकता है। विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि निर्धारित नीति या संबंधित अभिकरण में उनका कोई स्वार्थ निहित नहीं होता, जिससे मूल्यांकन निष्पक्ष व पारदर्शी होता है। उदाहरण: नीति अनुसंधान केंद्र, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, पीईओ, विश्वविद्यालय आदि। आंतरिक इकाइयों द्वारा मूल्यांकन: आंतरिक इकाइयों या अभिकरणों द्वारा बहुत से देशों में मूल्यांकन किया जाता है। इसके निम्न लाभ हैं। फर्स्ट है सूचना डाटा की आसानी से उपलब्धता। सेकंड है आंतरिक अभिकरणों द्वारा मूल्यांकन की वरीयता दी जाती है, क्योंकि इससे नीति निर्माण अभिकरणों से कलह का परिहार होता है। थर्ड पॉइंट है नीति विश्लेषण के क्षेत्र में संबंधित मंत्रालय या विभागों में अनुसंधान कोष्ठ, रिसर्च सेल यह कार्य कर सकते हैं। हानियां, कमियां: फर्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक इकाइयों में अन्वेषण या अनुसंधान की प्रवीणता और क्षमता का अभाव हो सकता है, जिससे मूल्यांकन प्रभावित होता है। सेकंड पॉइंट है प्रशासनिक इकाइयों का पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होना। थर्ड पॉइंट है प्रशासक सदा आर्थिक विश्लेषण व आंकड़ों पर कार्य करते हैं, इसलिए प्रभाविकता का आंकलन संभव नहीं है। विधायी समिति द्वारा मूल्यांकन: यह लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। सर्वविदित है कि संसद एक विशाल निकाय है, वह इस पर बहुत अधिक कार्यभार होता है, इसलिए इसकी अनेक छोटी छोटी समितियां होती है जो विस्तार से जांच व मूल्यांकन करती है। उदाहरण के लिए लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, महिला कल्याण समिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति।
विशेष समितियों द्वारा मूल्यांकन। यह सरकार द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की नीतियों के मूल्यांकन हेतु गठित की जाती है। उन्हें सामान्यतः कुछ नीति उपायों की सम्यक जांच करने हेतु नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग, विधि आयोग, शिक्षा आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग, मंडल आयोग आदि। नीति मूल्यांकन में समस्याएं। संपूर्ण नीति प्रक्रिया में नीति मूल्यांकन अपेक्षाकृत अपेक्षित क्षेत्र जिसमें निम्न समस्याएं देखने को मिलती है। यह देखा गया है कि नीति प्रपत्र में इस अस्पष्ट भाषा प्रयुक्त की जाती है और लक्ष्य अनिश्चित रूप से प्रभावित किए जाते हैं। नीति विशेष स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की जाती एवं यहाँ तक कि कुछ नीतियों को पर्याप्त बजट संबंध सहायता भी नहीं दी जाती। मर्टन ने इसे लक्ष्यों का विस्थापन कहा है। सेकंड पॉइंट है मूल्यांकन हेतु कोई निश्चित मापदंड नहीं है, अर्थात यहाँ तकनीकी अभाव है। थर्ड पॉइंट है नीति मूल्यांकनकर्ता में मूल्यों व अवबोधन की समस्या है जो परिणामों का उचित मूल्यांकन कठिन बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट है किसी भी वस्तुपरक विश्लेषण हेतु सही, व्यापक और तुलनीय आंकड़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी सही सूचना तक पहुंच नहीं पाता, विशेषकर जब यह गुणात्मक रूप से हो एवं वांछित प्रारूपों में रिकॉर्डों या आंकड़ों की उपलब्धता अनुपलब्धता भी नीति मूल्यांकन की समस्या उपलब्ध करता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।